हेलो प्यारे दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के 5000 क्वेश्चन की सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। ये सभी क्वेश्चन हमने विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों से लिए हैं और ये सभी आपकी आगामी परीक्षाएं जिसमें सीटेट, केवीएस, रीट, एचटेट, यूपीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 इससे पहले हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, जो कि आपको हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। आज का पहला प्रश्न है, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है। ऑप्शन ए चलना, ऑप्शन बी चित्रांकन करना, या ऑप्शन सी पढ़ना, या डी साइकिल चलाना। तो इसका परिपक्वता का एक उदाहरण कौन सा इसमें से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चलना। परिपक्वता एक सतत प्रक्रिया है। जो परिपक्वता है एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें बालक का शारीरिक विकास होता है, जिसमें शामिल है शरीर में उत्तरोत्तर विकास, जिसमें चलना, खेलना, उठना, बैठना इत्यादि। ठीक है। अगला प्रश्न है, आजकल अधिकतर विद्यालयों में समभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। ऑप्शन ए ग्रेड स्तर पर, ऑप्शन बी आयु स्तर पर, ऑप्शन सी योग्यता स्तर पर, या ऑप्शन डी छात्र अनुराग पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आयु स्तर पर। समभागी समूह के द्वारा समान आयु स्तर के बालकों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करके उनको और बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए विद्यालय में सर्वप्रथम इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। ऑप्शन सी है कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। या ऑप्शन डी चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। तो कौन सा सही रहेगा इसमें से? इसमें से सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कक्षा कक्ष की गतिविधि है ना, जो भी क्रियाकलाप शिक्षक करवा रहा हो उसमें ही उसको शामिल किया जाए, जिसमें भी बच्चे का जो चरित्र है ना उसका निर्माण अच्छे से हो सके। अगला प्रश्न है, बच्चों में अच्छे चरित्र निर्माण के लिए कक्ष की गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। इसके लिए शिक्षक में आदर्शात्मक गुण होने चाहिए जो कक्ष की सामाजिक अंतःक्रिया एवं सहयोगात्मक व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? ऑप्शन ए शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में समायोजन, ऑप्शन बी पढ़ाई संबंधी समायोजन करना, ऑप्शन सी अपने साथियों से समायोजन करना, या ऑप्शन डी अपने माता पिता से समायोजन करना। तो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा जो कठिनाई आती है ना वो आती है शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में समायोजन, क्योंकि उस समय पर एक किशोर में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन बहुत अत्यधिक होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में इसका ये संक्षेप वर्णन देखिए। किशोर अवस्था में बच्चे शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। बिल्कुल। फलस्वरूप उनमें क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन, उदासीनता जैसे दुर्गुण भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए एक शिक्षक का
इसलिए एक शिक्षक का किशोरावस्था के बारे में अच्छे से जानकारी होना सही होता है, तब जाके वो उन दुर्गुणों को अपने ज्ञान के द्वारा हटा सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन बी शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन सी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और शैशवावस्था। ऑप्शन डी है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसमें हम सामान्यतः 0 से 5 साल लेंगे इसको शैशवावस्था को, 5 से 12 वर्ष लेंगे बाल्यावस्था को और 12 से 17 वर्ष लेंगे किशोरावस्था को और 17 से आगे लेंगे हम प्रौढ़ावस्था को। मानव विकास का सही क्रम निम्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था 18 से 40 वर्ष तक। अगला प्रश्न है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसका सिद्धांत है? ऑप्शन ए लेमार्क का, ऑप्शन बी हैरिसन का, सी मैकडूगल का या डी डार्विन का। तो ये सिद्धांत है ऑप्शन डी डार्विन का। इसका सिद्धांत है ये ऑप्शन डी डार्विन का। चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। क्रम विकास जैविक आबादी के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाता उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है तथा केवल वे ही प्राणी जीवित रहते हैं जो स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाल लेते हैं। अगला प्रश्न है शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ऑप्शन ए है गतिशीलता, ऑप्शन बी अभिवृद्धि, ऑप्शन सी आनुवंशिकता या ऑप्शन डी तत्परता। तो शारीरिक वृद्धि को क्या कहेंगे हम? ऑप्शन बी अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि कहते हैं क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय एवं एक निश्चित सीमा तक चलती है और शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय एवं सीमा के अंतर्गत होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये सभी क्वेश्चन हम ना विगत सालों में जितने भी KVS, CTET, रीट, UP, टेट हुए हैं वहाँ से इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम ला रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है मानव विकास में परिवर्तन की श्रृंखला कहलाती है। मानव विकास में परिवर्तन की श्रृंखला कहलाती है। ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जो मानव विकास में परिवर्तन की श्रृंखला क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी ऑप्शन बी विकास। मानव विकास में परिवर्तन की श्रृंखला क्या कहलाती है? विकास। अगला प्रश्न है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है किसका है? ऑप्शन ए टीपिनन का, ऑप्शन बी हरलॉक का, ऑप्शन सी मैकडूगल का या ऑप्शन डी रॉस का। तो ये कथन है आपका ऑप्शन बी हरलॉक का। हरलॉक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने समाज का प्रभाव बालक के विकास एवं अधिगम पर किस प्रकार पड़ता है बताया है।
हरलोक के अनुसार सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है कि जिस समाज के अंदर जिस सामाजिक अनुरूपता का व्यवहार करने की आवश्यकता होती है ना, वही बच्चा जो सीख जाता है धीरे धीरे, वही सामाजिकता कहलाएगी। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार होती है? किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार होती है? ऑप्शन ए व्यवसाय की समस्या, ऑप्शन बी प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, ऑप्शन सी नई परिस्थिति के साथ समायोजन। तो इसके सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता निम्न परिस्थितियों पर निर्भर होती है, जैसे प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, सामाजिक परंपराएं आदि। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? जो बाल्यावस्था है उसकी प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होगी? ऑप्शन ए धार्मिकता, ऑप्शन बी सामूहिकता की भावना, या सी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का भाव, या पर निर्भरता। तो क्या रहेगा इसका सही आंसर? तो बाल्यावस्था में होते सामूहिकता की भावना सबसे ज़्यादा होती है। समूह में बच्चा रहना पसंद करता है बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा, उत्तर बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है, ये इसका संक्षेप वर्णन देखते हैं एक बार। बाल्य, देखो ये ना, इसकी सारी विशेषताएं बता रखी हैं, तो इनको एक बार आप अच्छे से देख लेना। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं: नंबर 1 आत्मनिर्भरता की भावना, नंबर 2 सामूहिक भावना की प्रबलता, ऑप्शन और नंबर 3 शारीरिक विकास में स्थिरता। इसमें है ना, देखो शारीरिक विकास में स्थिरता बता रहा है। इसमें क्या है, शैशवावस्था में थोड़ा सबसे तेज होता है, शैशवावस्था में जो विकास है तेज होता है, ठीक है। फिर बाल्यावस्था में थोड़ी स्थिरता आती है, और किशोरावस्था में फिर तेज हो जाता है। मानसिक योग्यता में वृद्धि, रचनात्मक कार्यों में आनंद। अगला प्रश्न है, व्यवहार का करना पक्ष खाली स्थान में आता है। ऑप्शन ए सीखने के गतिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में, ऑप्शन सी सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, या ऑप्शन डी सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। व्यवहार का करना आएगा सीखने के गतिक क्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका सही है। व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। सीखने के गतिक क्षेत्र से अर्थ है कि उन क्रियाओं पर नियंत्रण करना जो शिशु को परिवेश के साथ समायोजन में सहयोग दे, जैसे चलना, खड़ा होना, उठना, बैठना आदि। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था होती है ऑप्शन ए 12 वर्ष तक, बी 5 वर्ष तक, सी 21 वर्ष तक। तो शैशवावस्था होती है ऑप्शन बी 5 वर्ष तक। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक होती है। एडलर के अनुसार बालक के जन्म के कुछ माह बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है इसका। एडलर के अनुसार बालक के जन्म के कुछ माह बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। अगला प्रश्न है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, ऑप्शन ए विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। ये तो नहीं होगा, क्योंकि देख क्या कह रहा है, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार कैसे कर सकते हैं हम, ये तो नहीं है। अगला है, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, ठीक है। और अगला क्या करें, कठोर अनुशासन बनाए रखना। ये तो है ही नहीं, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएंगे जिसका केवल
जिसका परिणाम क्या, संज्ञानात्मक विकास। नहीं, ये तो नहीं, हमने संज्ञानात्मक भी करवाना है, शारीरिक भी करवाना है, और मानसिक में तो संज्ञानात्मक है ही, मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट कराना है। तो इसके लिए क्या सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। एक बार सभी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित समय में परिवर्तन को क्या कहते हैं? व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित समय में परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, वृद्धि। देखो, इस पे ध्यान देना आपने, ये एक निश्चित समय बता रहा है, निश्चित समय यानी कि निश्चित समय, भाई एक निश्चित समय में विकास, निश्चित समय में नहीं, विकास तो चलता रहता है। अगला इसका ऑप्शन है वृद्धि, बी विकास, सी युक्त दोनों, या डी परिपक्वता। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ए वृद्धि। व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित समय में परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न है, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, 14 वर्षीय यानी कि वो किशोर अवस्था में है। ऑप्शन ए, नियमों के प्रति घृणा, ऑप्शन बी, स्वायत्तता, सी परिपक्वता, डी किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन। जो किशोर है वो सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता चाहता है, ठीक है, स्वायत्तता। तो ये इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। 14 वर्षीय देविका किशोर अवस्था में है। इस अवस्था के बालक और बालिकाओं में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। यानी कि जो किशोर होते हैं वो शारीरिक और मानसिक जो स्वतंत्रता है उनकी जो भावना होती है वो प्रबल होती है। कुलसैनिक का कथन है कि किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। कुलसैनिक क्या कह रहा है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने में रोकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है वह है। ऑप्शन ए, शैशवावस्था, ऑप्शन बी, बाल्यावस्था, ऑप्शन सी, प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी, किशोरावस्था। तो सुनहरी अवस्था हम किसे कहते हैं? ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। मानव विकास की अवस्था बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था या अनोखा काल भी कहा जाता है। स्ट्रैंक के विचार से ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हों। जितने भी कथन है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये एग्जाम में जरूर आते हैं, एक या दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किशोर अवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हमने है ना इस पे ध्यान देना, सही नहीं है, नहीं है पे। ऑप्शन ए, यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। बिल्कुल होती है, ये तो सही बात है। ऑप्शन बी, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये भी सही बात है। कई जीवन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। ये भी तीनों बात सही है। आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है और बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, और जो परिवर्तन भी होते हैं नवीन, जिसमें आंतरिक और बाह्य में दोनों दिखते हैं, लेकिन आत्म चेतना कम हो जाती है, ये गलत है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। किशोर अवस्था में नए आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। वृद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। कल्पना और आत्म चेतना बढ़ जाती है। अतः विकल्प डी सही है। विकल्प आपका डी सही नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है। ऑप्शन ए,
मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन सी प्रारंभिक किशोरावस्था या ऑप्शन डी उत्तर किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था किशोरावस्था का अंतिम चरण होता है जिसमें किशोर पर अपने सहपाठियों का दबाव सबसे अधिक प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना। क्या कह रहा है? विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? में नहीं है पे ध्यान देना, नहीं है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो देनी चाहिए हमें, ये तो बात सही है। पाठ्यक्रम का दोहराना, ये बात मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, पाठ्यक्रम का दोहराना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। साहसिक गतिविधियों का प्रावधान ये तो करनी चाहिए बिल्कुल। रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना, भाई हर एक बच्चा इंडिविजुअल होता है तो उसमें हर एक बच्चे की अपनी अपनी अलग अलग विशिष्टता होती है, तो उसके अनुसार अलग अलग विधियों से हम उनको पढ़ाएंगे। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सहज शैक्षिक गतिविधियों जैसे खेल, कला, शिल्प, संगीत आदि का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, रुचियों की भिन्नता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इससे विद्यार्थियों में स्फूर्ति बनी रहती है तथा उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार अधिकतम स्तर तक विकास होता है। जबकि पाठ्यक्रम को दोहराना जानकारी के स्तर को बढ़ाने में सहायक है। ठीक है, जबकि पाठ्यक्रम को दोहराना जानकारी के स्तर को बढ़ाने में सहायक है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रक्षेपित की जाती हैं। ऑप्शन ए लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। ऑप्शन बी समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। ऑप्शन सी लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। ऑप्शन डी लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। सामान्यतः लड़कियां शारीरिक तथा लड़कों की अपेक्षा 2-3 वर्ष आगे भी रहती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता? निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? ऑप्शन ए अहम केंद्रिता, ऑप्शन बी प्रशिक्षण की योग्यता, ऑप्शन सी अभिरुचियां या ऑप्शन डी तर्क शक्ति। तो देखो, जो अहम केंद्रिता है ना, वो हो जाता आपका शैशवावस्था में। प्रेक्षण की योग्यता, अभिरुचियां, तर्क शक्ति, ये आपकी किशोरावस्था में हो जाती हैं। किशोरावस्था में अहम केंद्रिता नहीं होता, यह गुण शैशवावस्था का है। किशोरावस्था में तर्क क्षमता तथा अभिरुचियों में परिवर्तन का विकास होता है। सटलने हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी शैशव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तूफान की काल है किशोरावस्था। यह वह काल है जो 13 से 21 वर्ष तक रहता है। इस अवस्था में उसके शरीर व व्यवहार में तूफान गति में से परिवर्तन होते हैं। वह अपने होने वाले परिवर्तनों से स्वयं ही परेशान रहता है। ठीक है, एक किशोर सदा खुद से ही परेशान हो जाता है कि उसमें जो परिवर्तन है ना, वो इतने जल्दी से होते हैं कि वो पर्यावरण में समायोजन करने में कठिनाई महसूस करता है। वह कभी चंचल दिखाई देता है तो कभी गंभीर। इस काल में उसकी अस्थिरता, असुरक्षा, असमायोजन व अनेक यौन समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि,
निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के कौन से विकास से है? ऑप्शन ए देखो, कल्पना शक्ति, संज्ञानात्मक शक्तियाँ, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता। तो ये किससे संबंध है? ऑप्शन ए सर्वांगीण विकास से, ऑप्शन बी शारीरिक विकास से, ऑप्शन सी सामाजिक विकास से, या ऑप्शन डी मानसिक विकास से। तो संज्ञानात्मक शक्तियाँ हमारी होती हैं मानसिक विकास से संबंधित। सर्वांगीण विकास में तो सभी आ जाती है ना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। इसने सिर्फ संज्ञानात्मक शक्तियाँ बताई हैं। बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ मानसिक विकास पर आधारित होती हैं। यदि किसी बालक का मानसिक स्तर अच्छा है तो उसकी कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता भी तीव्र होगी। अगला प्रश्न है, विकास व्यक्ति के जीवन के किस पक्ष को दर्शाता है? विकास है वो व्यक्ति के जीवन के किस पक्ष को दर्शाता है? ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी कार्यात्मक, ऑप्शन सी संरचनात्मक, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या है? शारीरिक और कार्यात्मक। ऑप्शन डी इसका सही होगा, ए और बी दोनों। विकास व्यक्ति के शारीरिक एवं कार्यात्मक दोनों पक्षों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती? मनोगत्यात्मक, गत्यात्मक मतलब गति में है बच्चा। तो ए खेलना, ये तो है, बी लिखना, ये भी है, सी गेंद फेंकना, ये भी है, तो डी सोचना, ये नहीं है। मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है सोचना, तो डी इसका सही आंसर है। मनोगत्यात्मक गतिविधि में बालक गतिशील स्थिति का सहारा लेता है, जिसमें खेलना, गेंद फेंकना तथा लिखना शामिल है। सोचना मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है, यह मनोस्थैतिक गतिविधि है। देखो, अच्छा क्वेश्चन, ये मनोस्थैतिक गतिविधि है सोचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? ऑप्शन ए कक्षा में नींद आना, ऑप्शन बी परिवार में गरीबी, या ऑप्शन सी स्नेह का अभाव, या डी पारिवारिक क्लेश। तो क्या नहीं है? ऑप्शन ए कक्षा में नींद आना, ये बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं परिवार में गरीबी, स्नेह का अभाव, पारिवारिक क्लेश, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, माता पिता की सामाजिक स्थिति। कक्षा में नींद आना मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची, ऑप्शन बी विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। बिल्कुल ये बात तो सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया, ये बात भी सही है। विकास वृद्धि विकास का एक ही भाग है। बिल्कुल, जो वृद्धि है ना, वृद्धि वो विकास का ही भाग है। तो ये ऑप्शन ए आपका सही है, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची। ठीक है, ये बात सही नहीं विकास एवं वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। बाल्यकाल होता है 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, या 2 वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष, 0 से 6। तो इससे पहले शैशव काल, फिर ये बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच
संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। ऑप्शन ए अधिगम विकास के पीछे रहता है। ऑप्शन बी विकास अधिगम से स्वतंत्र है। ऑप्शन सी अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं। ऑप्शन डी अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं क्योंकि मानव अपनी दैनिक क्रियाओं और अनुभव द्वारा कुछ न कुछ सीखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवृत्ति बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए 18 से 24, ऑप्शन बी 11 से 18, ऑप्शन सी जन्म से 6 वर्ष, ऑप्शन डी 9 से 12। ऑप्शन ए ये तो हो जाएगी प्रौढ़ावस्था, जन्म से 6 वर्ष ये हो जाएगी शैशवावस्था, 11 से 18 ये हो जाएगी आपकी किशोरावस्था। तो बाल्यावस्था कौन सी बच गई, 9 से 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि होती है। शैशव काल की अवधि होती है ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी जन्म से 3 वर्ष तक, ऑप्शन सी जन्म से 1 वर्ष तक, ऑप्शन डी 2 से 3 वर्ष तक। तो शैशव काल की अवधि होती है 0 से 2 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, जन्म से 2 वर्ष तक। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। पहले 2 वर्ष पूर्व शैशवावस्था और 5 वर्ष की आयु उत्तरावस्था की अवधि कहलाती है। ये होता है 0 से 2 तो हो गई हमारी शैशवावस्था, और 2 से 7 वर्ष तक हो गई पूर्व बाल्यावस्था, और 7 से 12 हो गई हमारी उत्तर बाल्यावस्था। ऐसे हो गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा कथन है इसमें से। ऑप्शन ए अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य नहीं, ये तो बात गलत है। ऑप्शन बी कक्षा का नियंत्रित परिवेश, ये भी बात गलत है क्योंकि हम नियंत्रित कर लेंगे तो कक्षा तो बच्चे अपने जो कक्षा का जो नियंत्रित वातावरण है वो बच्चे के मानसिक विकास के लिए सही नहीं है। ऑप्शन सी कक्षा का अधिकारवादी परिवेश जिसमें सिर्फ शिक्षक की चले, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन डी कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, ये सही है इसमें। ये कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश होना बहुत ही आवश्यक है बच्चे के मानसिक विकास के लिए, कि जिसमें बच्चे के विचारों को भी स्वतंत्रता हो, जिसमें बच्चा अपने विचारों को प्रकट कर सके बिना किसी डर के या किसी भय के। बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए कक्ष में प्रजातांत्रिक विकास परिवेश होना चाहिए ताकि विद्यार्थी स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों, भावनाओं आदि को स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सके और शिक्षक से निसंकोच प्रश्न भी पूछ सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। ऑप्शन बी सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, ये गलत है। देखो सही नहीं है पे ध्यान देना है। तो सृजनशीलता के लिए चिंतन होना तो सबसे आवश्यक बात है, तो इसमें तो चिंतन आवश्यक नहीं कह रहा है, तो ये इसका सही आंसर है। सृजनशीलता का तात्पर्य नवीन रचना की प्रवृत्ति होना है। यह इसकी मुख्य विशेषता होती है मौलिकता, उत्सुकता, नए परिणाम एवं सामाजिक हितों की आवश्यकता, परंपरागत ढंग से हटकर किसी नए ढंग से सोचना या चिंतन करने का जो कार्य करने की योग्यता होती है उसे हम सृजनात्मकता कहते हैं।
अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता क्या है? ऑप्शन ए, सृजनात्मक 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। ऑप्शन बी, बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है, संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन सी, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने तथा तैयार करने की योग्यता। ऑप्शन डी, बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशल पर अत्यधिक निर्भर होता है। जहाँ अपसारी चिंतन आ जाए ना, अपसारी ये वाला शब्द, वहाँ समझ लेना सृजनात्मकता का आंसर है। ठीक है, अपसारी बहुविध चिंतन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। स्टेन के अनुसार जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो तो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। इसमें समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता होती है। अगला प्रश्न है, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? स्टैनले हॉल का जो सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने किशोरावस्था को तूफान की अवस्था भी कहा है। ऑप्शन ए, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका। ऑप्शन बी, बुद्धि की प्रकृति। ऑप्शन सी, मूल्यों का विकास। या डी, किशोरावस्था का विकास। ये हो गया ना, ऑप्शन डी, किशोरावस्था का विकास स्टैनले हॉल का सिद्धांत है। स्टैनले हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यात किया है। इसके अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का विकास हो जाता है? ऑप्शन ए, बाल्यावस्था। ऑप्शन बी, शैशवावस्था। ऑप्शन सी, किशोरावस्था। या डी, प्रौढ़ावस्था। तो ये हो जाता है, अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच जाती है बुद्धि किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर सी सही है। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालकों की कल्पना शक्ति, जिज्ञासा, बौद्धिक क्षमता में तीव्र वृद्धि होती है। व्यवहारवादी खालिस्तान ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये कथन किसका है? किस व्यवहारवादी का ये है? ऑप्शन नंबर सी, वाटसन का आपका। वाटसन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। वाटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में अग्रणी थे। वाटसन ने मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में व्यवहारवाद को स्थापित किया और मानव विकास में व्यवहारवाद की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। इन्होंने अपने व्यवहारवादी दृष्टिकोण को 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया। इनका प्रमुख कथन है कि नवजात शिशु दे दो। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव है उसके परिवार और जहाँ वो स्कूल में रहता है वहाँ का पड़ता है। वैसा ही फिर बच्चा उन्हें देख रेख में वैसा बन जाता है। तो इसलिए ये कह रहा है कि हम व्यवहार से बच्चे को कुछ भी बना सकते हैं। तो इसलिए बच्चे के सामने हमेशा अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि वो उसका अनुकरण करता है। अगला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, डगलस और हॉलैंड का। ऑप्शन बी, हरलॉक का। सी, गैशेल का। डी, मेरेडिथ का। तो सही आंसर क्या होगा? बी, हरलॉक का। हरलॉक ने बालक के विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताओं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? ऑप्शन ए, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। ऑप्शन बी, अनियमित विकास का नियम।
ऑप्शन सी द्रुतगामी विकास का नियम, ऑप्शन डी कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम। तो क्या सही रहेगा? ऑप्शन बी अनियमित विकास का नियम, यानी कि विकास कभी धीरे हो जाता है, कभी तेज होता है, कभी तो ये मतलब एक निश्चित उसमें नहीं चलता, कभी धीरे कभी तेज, तो ये अनियमित रहता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन ए वातावरण, बी वंशानुक्रम, सी खेल तथा व्यायाम, डी उपयुक्त सभी। तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक हैं, जिसमें वातावरण भी आएगा, वंशानुक्रम भी आएगा, खेल तथा व्यायाम भी आएगा। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए शैशवावस्था से, बी बाल्यावस्था से, सी किशोरावस्था से, या डी प्रौढ़ावस्था से। तो विद्रोह की भावना होती है किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन ए एड्रिनल ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी पीयूष ग्रंथि, या डी लार ग्रंथि। तो इसका सही आंसर है डी लार ग्रंथि। लार ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, बी 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, सी 10 से 13 वर्ष एवं सामाजिकरण, या डी 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी 10 से 13 वर्ष गिरोह अवस्था एवं सामाजिकरण, क्योंकि इस काल में ही सामाजिकरण बच्चे का सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो समूह में रहना पसंद करता है। गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष एवं विलंब होती है, बल्कि जिज्ञासा की कमी इस अवस्था में नहीं होती। विकास सामाजिकरण से संबंधित है। निम्न में से कौन बाद की बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन बाद की बाल्यावस्था बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए भविष्य की योजना की सूझबूझ, जो बाल्यावस्था है ना उसकी बौद्धिक विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? नहीं है पे ध्यान देना हमें। भविष्य की योजना की सूझबूझ, बी विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, सी बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, या डी काल्पनिक भयों का अंत। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ होती है किशोर अवस्था में। भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था के बाद की अवस्था अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहता है। जिसके देखो ये है ना, नहीं है, ये इसकी जगह नहीं कट जाएगा, ये है, ठीक है, क्योंकि किशोरावस्था में ये नहीं है, बाल्यावस्था की नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहता है, जिसके कारण वह तनाव में रहता है, न कि वह अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? ऑप्शन ए नैतिक विकास, बी शारीरिक विकास, सी सामाजिक विकास, या डी मानसिक विकास। तो वृद्धि और विकास का प्रथम चरण होगा वो होगा शारीरिक विकास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। वृद्धि और विकास के निम्नलिखित चरण होते हैं। ऑप्शन इसमें देखो, वृद्धि और विकास के निम्नलिखित चरण हैं कौन कौन से? एक शारीरिक विकास, नंबर 2 मानसिक विकास, नंबर 3 संवेगात्मक विकास, नंबर 4 नैतिक विकास, नंबर 5 सामाजिक विकास। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए अभिवृद्धि में स्थिरता, बिल्कुल स्थिरता तो आती है बाल्यावस्था में, एक ठहराव सा आ जाता है अभिवृद्धि में, ठीक है। सामूहिकता की प्रबलता, ये तो होती है। जिज्ञासा की कमी, ये गलत है, ये विशेषता इसकी नहीं है। समूह एवं खेलों में सहभागिता, ये तो होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ऑप्शन बी, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। ऑप्शन सी, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन डी, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। तो कौन सा सही है इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, वे अपने शरीर पर खेलों से निपुणता प्राप्त करते हैं। खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका के अलावा निम्नलिखित कारणों से भी युवा बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता को ही अवधारणा संबंधित माना जाता है। जो सृजनात्मकता है को खालिस्तान की अवधारणा संबंधित माना जाएगा, तो कौन सा माना जाएगा? इसमें होगा ए अभिश्रित सोच, बी रवादार सोच, या सी द्रव बौद्धिकता, या डी विविध सोच। विविध सोच का मतलब ये होता है अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता अपसारी चिंतन से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।